ओमिक्रॉन ग्रीक शब्दकोश का हिस्सा है। इससे पहले कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स के नाम भी ग्रीक अक्षरों से उठाए गए, वहां से लिए गए। ग्रीक अक्षरों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जैसे लेटर्स हैं जिन पर वायरस के वेरिएंट्स को नाम दिया जाता रहा है। लेकिन आखिर ये नाम डर का दूसरा रूप कैसे बनता जा रहा है? ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और इससे कितना डरना और कितने सतर्क रहने की आवश्यकता है? कोरोना वायरस का नया रूप दुनिया को डरा रहा है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। संक्रमण धीरे धीरे पैर पसारते हुए अब भारत तक आ पहुंचा है। जो ओमिक्रॉन का पहला केस इंडिया में डायग्नोस हुआ था, वो भी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। दो इनिशियल स्टेटमेंट में ये पाया गया है कि इसकी स्प्रेड डेल्टा या डेल्टा से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम अपने गार्ड्स को डाउन ना करें। ओमिक्रॉन की पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इस वायरस में अब तक सबसे ज्यादा 55 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिसमें से 32 म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। लेकिन क्या ये म्यूटेशन वायरस को कमजोर बनाते हैं? क्योंकि जानकारों के मुताबिक वायरस अपने वजूद को बचाए रखने के लिए ही म्यूटेट करता है। अभी स्टडीज चल रही हैं जिसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं, और इसकी वजह से इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। हम रात को सोते हैं तो ये कम कंट्रीज़ में होता है और सुबह को सो के उठते हैं तो 6 कंट्रीज़ में और पहुंच जाता है। इतनी तेज़ी से ओमिक्रॉन का फैलना जो है वो वैज्ञानिकों में चिंता को दर्शाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का यह म्यूटेशन माइल्ड टू मॉडरेट तो जरूर है, लेकिन इसके खतरे को नजरअंदाज करना गलत होगा। क्योंकि जब 2 साल पहले कोरोना की शुरुआत हुई थी तब भी ज्यादातर मरीज ठीक हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई इसकी गंभीरता भी बढ़ती गई। इसीलिए ओमिक्रॉन में जिस प्रकार का म्यूटेशन अभी देखा जा रहा है, ये या तो बहुत खतरनाक हो सकता है या फिर उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बदलाव की वजह से ये कमजोर भी हो सकता है, जो अभी शोध का विषय है। वायरस के स्वरूप में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं और इसी तरह कोरोना वायरस में भी कुछ बदलाव हुए हैं जिससे अलग अलग वेरिएंट का जन्म हुआ है, जैसे अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट। लेकिन हाल ही में ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट सामने आया है जो कि कोविड का ही एक बदला हुआ स्वरूप है और इस वेरिएंट में 50 से भी ज्यादा बदलाव देखे गए हैं। लेकिन अगर हम इस वायरस में हुए म्यूटेशन को 1918 के स्पेनिश फ्लू में हुए म्यूटेशन से तुलना करें तो डर लाजमी है। स्पेनिश फ्लू का वायरस म्यूटेट करने के बाद ज्यादा खतरनाक हो गया और अगले कुछ सालों में उसने दुनिया में ज्यादा तबाही मचाई। दरअसल म्यूटेशन 2 तरह से होते हैं। पहला होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ये वायरस के जीन्स में हुए छोटे बदलाव होते हैं तो उसकी सतह पर मौजूद HA और NA प्रोटीन्स को ये बदल देते हैं। वायरस की सरफेस प्रोटीन दरअसल एंटीजन होते हैं, यानी शरीर का प्रतिरोधक तंत्र इनको पहचान कर इनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है और लड़कर बीमारी को ठीक करता है। वायरस में होने वाले ये छोटे मोटे बदलाव अमूमन एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, जिनसे शरीर को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन लंबे वक्त तक हुए बदलावों की वजह से वायरस ऐसे रूप में आ जाते हैं जिनको शरीर का इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता और दोबारा संक्रमण का शिकार हो जाता है। दूसरा म्यूटेशन एंटीजेनिक शिफ्ट कहलाता है। इसमें वायरस के जीन में बदलाव का मुख्य कारण किसी जानवर से फैलने वाले संक्रमण की वजह से हो सकता है। स्वाइन फ्लू इसका एक उदाहरण है। ओमिक्रॉन का म्यूटेशन एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है। दरअसल कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करता है, जिससे वो हमारी सेल्स के साथ जुड़ता है। और ये हम सब जानते हैं कि जब सेकेंड वेव आई थी तो वो डेल्टा वेरिएंट के कारण आई थी और उस डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में मात्र 2 बदलाव थे, लेकिन इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में लगभग 30 बदलाव देखे गए हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन की तुलना करें तो ओमिक्रॉन में कुल 53 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से 32 म्यूटेशन उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं।
ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में महज 2 ही म्यूटेशन हुए थे। उसके स्पाइक प्रोटीन में कुल 18 म्यूटेशन हुए थे। ओमिक्रॉन की आर वैल्यू डेल्टा से करीब 6 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज 35 से 45 लोगों में संक्रमण फैलाएगा। डेल्टा वेरिएंट की आर वैल्यू 6 से 7 थी। इसका मतलब यह है कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति इस वायरस को 6 से 7 व्यक्तियों में फैला सकता है। There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. Once a variant is classified as a variant of concern, it's really important that we have good SARS-CoV-2 surveillance around the world. The Technical Advisory Group for Virus Evolution will be meeting regularly about Omicron. It will take days to weeks for some of these studies to be undertaken. It's really important that these studies are done and they're done comprehensively. As soon as we have more information, we will make that information public. But it's important to know that there's a lot that you can do to keep yourself and your loved ones safe.